वेलकम स्टूडेंट्स। चलो हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ये थर्ड लेक्चर में आ रहे हैं। आज थर्ड लेक्चर की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट क्लास तक हम लोग डायमेंशंस निकालना सीख रहे थे, तो आज हम लोग डायमेंशनल इक्वेशंस देखते हैं, उसके एप्लीकेशंस और वेरियस क्वेश्चंस जो डायमेंशन से रिलेटेड हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस पार्ट 3, और आज हम देख रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशंस। देखो फिजिक्स में हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसका डायमेंशन ऐसे लिख रहे थे, पी, और इधर लिख रहे थे एम ई एल बी, एम ए एल बी, और यहाँ टी सी, अगर मास लिंक टाइम पर डिपेंड कर रहा है। यहीं पर अगर इज इक्वल टू दे दिया जाए तो इक्वेशन 1 इज नोन एज व्हाट? डायमेंशनल इक्वेशन। याद करो पिछले केस में इज इक्वल टू की जगह पर एरो दिया जा रहा था, कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर इसको हम इक्वेट कर दें बीच में, तो दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशंस। इसके कई एप्लीकेशंस हैं, जैसे एक पहला एप्लीकेशन देखें, टू चेक the correctness of a physical formula. To check the correctness of a what? Physical formula. थोड़ा मैं एडिशनल पेज ले लूँ। To check the correctness of a physical formula. तो इसमें थ्योरी यह है कि कोई भी फिजिक्स का फार्मूला है तो उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो आप दोनों साइड को डायमेंशनली चेक करेंगे, अगर दोनों का डायमेंशन सेम पाया गया तो ये फार्मूला सही हो सकता है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से देखते हैं जैसे मान लो कि एक एक्सरसाइज देख रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल, कि मान लो कि विस्कस फोर्स जो होता है वह 6 पाई ईटा आर भी होता है एक स्टोक्स एक्सपेरिमेंट में, और ये स्टोक्स का फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इलस्ट्रेट कर दूं कि ये कंटेनर है और इसमें एक हाईली विस्कस लिक्विड है, और इसमें अगर एक कोई मेटल बॉल छोड़ दें तो ये नीचे गिरता होता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है ये, और तब उसके ऊपर में ये विस्कस फोर्स लगता है। ठीक है, नीचे भी कुछ वेट लगता है, अपरेंट वेट। ठीक है, तो नीचे में एक अपरेंट वेट लगता है और ऊपर में विस्कस फोर्स लगता है। तो इस विस्कस फोर्स को इस फार्मूले से दिया जाता है, जिसमें ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है मेटल बॉल का, और वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। हम लोगों को ये फार्मूला चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो पहले हम LHS का डायमेंशन निकालेंगे। तो LHS का डायमेंशन जो होगा, फोर्स है B, तो ये MLT-2 होगा। फिर हम RHS का डायमेंशन निकालेंगे। RHS का एज यू नो कि 6 पाई एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ईटा का हम लोगों ने निकाला था ML-1 T-1, R रेडियस यानी एक लेंथ है, और वेलोसिटी के लिए हो गया LT-1। पूरा अगर सॉल्व करें तो 11 m, और ये L-1 और L कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा, और
T-1 T-1 T-2 हो जाएगा। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ RHS। तो इसका मतलब ये निकला कि गिवन फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। गिवन फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर एक फिजिकली करेक्ट फार्मूला, अगर ये एक फार्मूला तो करेक्ट है फिजिकली, तो डायमेंशनली भी ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि विस्कस फोर्स जो है वह 4 पाई ईटा आर भी है, एंड देन चेक इट्स करेक्टनेस, 4 पाई ईटा आर भी एंड चेक इट्स करेक्टनेस, तभी भी डायमेंशनली LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशनली RHS। ठीक है ना। लेकिन यू नो कि दिस फार्मूला इज नॉट फिजिकली करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब है कि एक डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला मे और मे नॉट बी व्हाट, फिजिकली करेक्ट। एक डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला फिजिकली करेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है का मतलब यहाँ हो सकता है, पहला वाला केस में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन एक फिजिकली करेक्ट फार्मूला वो सर्टेनली क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये फिजिकली करेक्ट फार्मूला सर्टेनली क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। समझ में आ गई बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तरफ से स्टेटमेंट सही है कि फिजिकली करेक्ट फार्मूला सर्टेनली डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन एक डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ठीक है, चलो अब ये एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन 2, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ, to convert the unit of a physical quantity from one system to another system, to convert the unit of a physical quantity from one system to what, another system। इसके लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, आप जानते हो कि जैसे कि मान लो कि P कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो P फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा MA LB और TC हो जाएगा, MA LB और TC, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन P कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये NU है, और अगर ये कांस्टेंट है फिजिकल क्वांटिटी, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएं तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगा। NU कांस्टेंट है तो N1 U1 इज इक्वल टू हाउ मच, N2 U2, ऐसा हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो ये N1 जो होगा, N1 हो गया, और U1 का मतलब है कि यूनिट का अंदाज डायमेंशन से भी लग सकता है और डायमेंशन का अंदाज यूनिट से भी लग सकता है। जैसे कि मान लो कि LT-1 डायमेंशन है, यानी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट का अंदाज डायमेंशन से लग सकता है। इसलिए पहला सिस्टम में यूनिट हो गया M1A L1B T1C, दूसरे सिस्टम में हो गया M2A L2B T2C। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर डायमेंशंस नहीं बदलता, ये भी सी वही है, लेकिन जो स्केल बदल गया M1 L1 T1, इधर M2 L2 T2 हो गया। तो इससे जो है ये N2 कितना हो जाएगा, तो इससे जो N2 जो होगा वो N1 M1A L1B T1C divided by M2A L2B T2C. So this is N1 M1 by M2
का पावर ए, L1 बाई L2 का पावर बी एंड T1 बाई T2 का पावर कितना सी। यही N2 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का निकल आएगा। ठीक है, याद रखें कि जो 1 जो है हम उस सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे जिसमें दिया हुआ है, और 2 उस सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे जिसमें कि निकालना है। वैसे क्वेश्चन रहे कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें, मतलब SI से CGS में जाएं, तो 1 न्यूटन SI में यानी कि दिया हुआ है तो इसके लिए 1 सिस्टम यूज़ करेंगे, और CGS डाइन में निकालना है तो उसके लिए 2 सिस्टम, यहाँ जो 2 देख रहे हैं वो दूसरा को यूज़ करेंगे। 2 CGS के लिए होगा, 1 SI के लिए होगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक एक्सरसाइज देखते हैं, कोई कन्वर्सन। वैसे एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इनटू CGS, यानी यार CGS में यूनिट आर्गन में होता है वर्क का, तो वो आर्गन में निकालना है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें कि कैसे करेंगे इसका। तो फिजिकल क्वांटिटी वर्क है, यानी ml2 T-2, तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 एंड C का वैल्यू -2। अब यहाँ पर सेकेंड सिस्टम CGS हुआ, फर्स्ट सिस्टम SI हुआ, तो N2 बराबर N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। ठीक है, ये ऐसा हो गया। पहला सिस्टम में N1 वैल्यू कितना होगा, N1, तो N1 यहाँ पर दिया हुआ है 1 जूल, तो यहाँ 1 लिख देंगे। पहले सिस्टम में मास किस में होता है, तो 1 किलोग्राम SI सिस्टम में होगा। दूसरा सिस्टम CGS है तो ये कितने में होगा, तो ग्राम में होगा। A कितना है, तो 1 है। इसमें ये 1 मीटर होगा और इसमें ये 1 सेंटीमीटर होगा, और ये B का वैल्यू 2 आया है। दोनों सिस्टम में टाइम का यूनिट 1 सेकेंड होता है, तो यहाँ पर -2 हो गया। फिर हम लिखेंगे 1 इंटू ये 10⁻³ यानी 1000 ग्राम, नीचे हो गया 1 ग्राम पावर 1, यहाँ 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पावर 2, और ये तो 1 हो जा रहा है, 1 का पावर -2, 1/1 स्क्वायर यानी 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये 1 हो गया, ये 10⁻³ हो गया, और यहाँ से 10⁻4 हो गया, तो कुल मिलाकर ये 10⁻7 हो गया, यानी N2 जो आएगा 10⁻7 आएगा। इसका मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻7। आर्ग अपने कॉन्सेप्ट से डालेंगे, आर्ग यूनिट, तो ये हो गया CGS और ये हो गया क्या, SI। सो दिस इज द आंसर। ठीक है ना, कि ये डायमेंशनल मेथड से हम लोगों ने यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह के कन्वर्सन में आर्बिट्ररी सिस्टम में कन्वर्सन की बात भी करता है। जैसे अभी तक हमने यहाँ पर कोई रेगुलर सिस्टम में यूनिट का कन्वर्सन किया SI टू CGS, लेकिन एक क्वेश्चन देखो इस तरह का है कि एक फोर्स है, अ फोर्स इज इन SI सिस्टम वर्थ 1 न्यूटन। तो कह रहा है कि ये फोर्स इज इन SI सिस्टम वर्थ हाउ मच,
1 न्यूटन का फोर्स है एसआई सिस्टम में। कह रहा है कि कन्वर्ट इट इनटू another system, convert it into another system in which unit of mass is इधर लिखते हैं, चलो, in which unit of mass इज इक्वल टू, चलो इसका नाम उस सिस्टम में दे देते हैं 1 kg, जो कि 10 kg के बराबर है, एसआई के 10 kg के बराबर है। यूनिट ऑफ मास क्या है? 1 kg और इक्वल टू 10 kg के बराबर है। यूनिट ऑफ लेंथ ये क्या है? तो 1 मीटर है, नॉट मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 2 मीटर है। मैंने एसआई के 2 मीटर, उसमें 1 मीटर के बराबर है यूनिट। एसआई का 2 मीटर का जो लेंथ होगा वह नया सिस्टम में 1 मीटर के नाम से जाना जा रहा है। एंड यूनिट ऑफ टाइम जो है ना, ये 1 मिनट है। यूनिट ऑफ टाइम क्या है? 1 मिनट है, जो कि एसआई में यू नो कि 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये सब दिया हुआ है, मास, लेंथ एंड टाइम, 1 kg, 1 मीटर, 1 मिनट एंड लाइक दैट। तो ये जो हमारा जो है, ये कोई सिस्टम होता नहीं है ऐसा, इसलिए हम कहेंगे कि हमने अपनी स्वेच्छानुसार कोई सिस्टम बनाया है, यानी इसको हम आर्बिट्ररी सिस्टम कहते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब हुआ कि स्वेच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार आपने कोई सिस्टम बना लिया। स्टूडेंट लोग तो अपनी इच्छा से अनुसार ये सब चीज़ करते ही रहते नहीं, तो वो कोई सिस्टम बना लिया। तो कहता है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू दिस आर्बिट्ररी सिस्टम। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू दिस आर्बिट्ररी सिस्टम। ठीक है, आर्बिट्ररी सिस्टम, 1 न्यूटन इन दिस आर्बिट्ररी सिस्टम, इसमें कन्वर्ट करना है। यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू, यूनिट ऑफ फोर्स इन new arbitrary system, arbitrary system is a new arbitrary system is न्यूटन। जैसा हमने एक यहाँ पर नाम दे दिया कि फोर्स का नया आर्बिट्ररी सिस्टम में यूनिट क्या है? न्यूटन। वही नहीं, 1 न्यूटन। तो चलो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन फिर से समझ लें कि एक फोर्स है जो कि एसआई सिस्टम में है, वर्थ 1 न्यूटन है। कन्वर्ट इट इनटू अनदर सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ मास कितना है? तो 1 kg, जो कि 10 kg के बराबर है एसआई के। लेंथ है 1 मीटर, लेंथ का यूनिट है 1 मीटर नए सिस्टम में, जो कि 2 मीटर के बराबर है एसआई के। और टाइम का यूनिट है 1 मिनट एसआई में, न्यू आर्बिट्ररी सिस्टम में, जो कि यू नो कि 60 सेकंड एसआई के बराबर होता है। तो ये आर्बिट्ररी सिस्टम है, मास, लेंथ, टाइम, जो कि ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर। तो कह रहा है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू दिस आर्बिट्ररी सिस्टम, यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू आर्बिट्ररी सिस्टम इज न्यूटन। अगर न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो नया आर्बिट्ररी सिस्टम में तो कोई वैल्यू आएगा, उसका कोई यूनिट होगा, तो वो जो यूनिट होगा उसका नाम दे दिया गया है, वो इस यूनिट का नाम होगा न्यूटन। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है, कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका। तो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, तो ये हो गया ml T-2,
वही कन्वर्सन फॉर्मूला यूज करेंगे, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, T1 अपॉन T2 का पावर C, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ 1-1 सिस्टम जो है वो ऐसा ही होगा, उसमें हमको निकालना है। तो 1-1 सिस्टम इज SI, ठीक है। और 2-2 सिस्टम जिसमें निकालना है यानी कि वह होगा आर्बिट्ररी सिस्टम। 1-1 सिस्टम इज SI एंड 2-2 जो निकालना है वह होगा क्या, आर्बिट्ररी सिस्टम। तो चलो पहला सिस्टम में यानी कि SI सिस्टम में N1 की वैल्यू 1 दी हुई है, M1 SI में 1 kg होगा, M2 जो न्यू आर्बिट्ररी सिस्टम में 1 kg कल आया है, फिलहाल 1 kg लिखते हैं। A की वैल्यू यहाँ 1 हुई, B की वैल्यू भी 1, C की -2, तो यहाँ 1 हो गए। यहाँ SI में 1 मीटर है और न्यू आर्बिट्ररी सिस्टम में ये 1 मीटर है। ये भी हो गया 1, ये हो गया 1 सेकेंड और ये हो गया क्या 1 मिनट और ये हो गया -2, ठीक है। अब ऐसा करो कि ये 1 हो गया और ये हो गया 1 kg, केजू दिया हुआ है 10 kg के बराबर, दिया है कि नहीं, और ये हो गया 1, ये 1 मीटर और 1 मीटर दिया हुआ है 2 मीटर के बराबर, ये भी हो गया 1, ये 1 सेकेंड और ये 60 सेकेंड के बराबर होता है, ये हो गया -2। तो ये आ गया 1 × 1/10, यहाँ आ गया 1/2 और नीचे में 60 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो 60 × 60 हो जाएगा, 60 स्क्वायर। तो 1 से तो इधर कट गए, 2 तिहाई 6 भी कट गए, ठीक है ना। तो 60 × 3 यानी कि 180 आ रहा है। तो N2 आ रहा है 180, 180 क्या होगा, तो ये न्यूटन, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि 1 न्यूटन कितने के बराबर हुआ, तो 180 न्यूटन के बराबर। ये SI में है और ये आर्बिट्ररी सिस्टम में है। तो 1 न्यूटन इज हाउ मच इक्वल टू, तो 180 न्यूटन इन न्यू आर्बिट्ररी सिस्टम। लेकिन अगर आपसे कभी उल्टा पूछ दे कि नया आर्बिट्ररी सिस्टम में जो न्यूटन यूनिट है, 1 न्यूटन कितने न्यूटन के बराबर है, तो इसी को उल्टा लिख दें कि 1 न्यूटन जो हुआ वह 1/180 न्यूटन के बराबर है। नहीं, 1 न्यूटन जो है 1/180 न्यूटन के बराबर है। गॉट इट। तो इस तरह का भी एक आर्बिट्ररी सिस्टम वाला क्वेश्चन यूनिट कन्वर्सन में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आता है। ये प्रोसेस मैं समझा रहा था, लुक्स लाइक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है सोल्यूशन, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब बीच के जो हमने तो सारे स्टेप्स लिखे हैं, तो बीच के सारे स्टेप्स आप जल्दी फास्ट कैलकुलेशन में कर सकते हो और कुछ इस स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हो और क्विकली यू कैन अराइव एट द रिजल्ट। इट ऑल डिपेंड्स कि कितना प्रैक्टिस आप इस तरह के क्वेश्चन का करते हो, ठीक है ना। सोल्यूशन बड़ा नहीं है, ये बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्यूशन करोगे तो आप आंसर पर क्विकली पहुंच जाओगे। यस, विद इन अ मिनट यू विल अराइव इट। तीसरा एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन 3, तीसरा जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 3, तो वह हम देखें ये होता है एप्लीकेशन 3 टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी।
तो हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायमेंशनल इक्वेशंस। कोई फॉर्मूला भी डिराइव कर ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो कैसे देखते हैं हम लोग, कोई फॉर्मूला भी कैसे डिराइव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो इसमें स्टेप्स क्या होता है, इसमें स्टेप्स ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी P है, तो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि फिजिकल क्वांटिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जैसे x पर डिपेंड करता है, y पर डिपेंड करता है, z पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिए रहेंगे, लेकिन उन पर कैसे डिपेंड करता है तो ये नहीं दिया हुआ रहेगा। हो सकता है कि जैसे मान लो लेंथ पर डिपेंड करा, लेकिन लेंथ पर कैसे डिपेंड करा, लेंथ का रूट पर कि लेंथ के स्क्वायर पर, तो यानी पावर पता नहीं रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या करें कि ऐसे लिख दें इसको x का पावर a, y का पावर b और z का पावर c, और इज इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा x का पावर a, y का पावर b और z का पावर c। ये ऐसे हो गया। तो k यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, यू नो कि एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, एक फिजिकल कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशनलेस होता है। तो ये डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0। लेकिन फिजिकल कांस्टेंट्स के डायमेंशन होते हैं, लाइक जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। नहीं, तो उन सब के डायमेंशंस भी होते हैं, यूनिट भी होते हैं। अब जब इतना आ जाए तो फिर दोनों साइड को डायमेंशनली लिखेंगे। तो फिर दोनों साइड को क्या करेंगे, डायमेंशनली लिखेंगे, XA YB और ZC। और फिर वो वेरियस पावर्स जो है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी की वेरियस पावर्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट A, B एंड व्हाट C, ये निकालने की कोशिश करते हैं। जब A, B, C का वैल्यूज निकल जाएगा ना, तो फिर फार्मूला 1 में पुट कर दोगे तो फार्मूला का एग्जैक्ट फॉर्म आ जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो चलो कोई फार्मूला डिराइव करके देखते हैं। नहीं, जैसे एक क्वेश्चन है, एक फार्मूला डिराइव करके देखते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्या है। आप लोग सारे क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा फिजिक्स तो पढ़ा ही है इधर वगैरह। जैसे वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव्स में एक क्वेश्चन है कि ये एक वायर होता है, वायर में टेंशन होता है, F होता है, इसका लेंथ L होता है और इसका एक म्यू होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको जब हम प्लग करते हैं यहाँ पर, तो इसका एक प्लग करने पर ये वायर वाइब्रेट करता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of transverse vibration of a wire या स्ट्रिंग, जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये डिपेंड कर रहा है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है किस किस पर, तो टेंशन F पर। टेंशन एक प्रकार का फोर्स है, तो टेंशन F पर जो कि वायर में होगा, लेंथ L पर डिपेंड करता है, और म्यू यानी कि वह मास पर यूनिट लेंथ हुआ, तो इस पर डिपेंड करता है। हमने लिख दिया है मास पर यूनिट लेंथ। तो यूजिंग कहता है कि डायमेंशनल फार्मूला डिराइव सुटेबल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी।
डेराइव फार्मूला फॉर एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी लिख दिया, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। गॉट इट। तो ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एक चैप्टर है वेव्स में, तो वहाँ से ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया और हमने उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिया है कि भाई ये फ्रिक्वेंसी जो वाइब्रेट करता है, तो ये फ्रिक्वेंसी 3 फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। टेंशन एफ है, आर स्ट्रिंग है या वायर है, एल लेंथ द वायर है, और म्यू क्या है तो मास पर इट लेंथ है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। अब डायमेंशनल मेथड से इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करें। भाई इस फॉर्मूला का एक डायरेक्ट भी मेथड होगा, तो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग फिजिकल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायमेंशनली जो है सो उस फॉर्मूला को डिराइव करना, ये देखना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इनमें देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला फॉर फ्रिक्वेंसी एफ, तो एफ डिपेंड्स अपॉन लिखा है उतना, तो हम एफ का पावर ए मान लेते हैं, एल का पावर बी मान लेते हैं, एंड म्यू का पावर सी मान लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कि एफ का पावर ए, एल का पावर बी एंड म्यू का पावर सी, ऐसा हो जाएगा। के एज यू नो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एज यू नो के इज व्हाट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नाउ हमने कहा है कि डायमेंशनली राइट डायमेंशनली बोथ LHS एज व्हाट RHS, दोनों को डायमेंशनली लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है m0 L0, फ्रिक्वेंसी 1/t होता है, तो ये t-1, m0 L0 t-1। के डायमेंशनलेस है, F फोर्स है यानी टेंशन है, तो ये आएगा ml t-2, और यहाँ आ गया पावर ए। L हो गया लेंथ, तो L का पावर b हो गया, एंड म्यू हो गया मास पर यूनिट लेंथ। m/l का डायमेंशन क्या होगा, m/l का डायमेंशन ml-1 होगा, तो ये हो गया ml-1 पावर सी, मास पर यूनिट लेंथ ml-1 सी। तो सिंपल मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। अब हम इसमें m0 हो गया, L0 हो गया, t-1 हो गया। राइट हैंड साइड में हम लोग जो सिमिलर क्वांटिटी है उनके पावर्स इकट्ठा करेंगे। जैसे m का पावर एक जगह पर ले लिया, तो यहाँ आ गया a प्लस सी, a प्लस कितना c हो गया, l का पावर कितना हो गया, तो l का पावर यहाँ से a प्लस b एंड माइनस c हो गया यहाँ से, और t का पावर कितना हो गया, तो -2a, और इधर से कुछ नहीं, -2a ही बस केवल t, और कहीं है ही नहीं। तो ये हमने पावर इकट्ठा कर लिए। अब क्या करेंगे कि जैसे कोई फिजिक्स का, कोई भी मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन हो, तो सिमिलर टर्म के पावर्स दोनों साइड में सेम होने चाहिए। जैसे मान लो x a y b हो, इधर x² y q है, तो ऑब्वियस है इसका मतलब a बराबर 2 और b बराबर कितना 3। सिमिलर क्वांटिटी के पावर्स दोनों साइड इक्वल होंगे। तो यहाँ भी इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ सिमिलर टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ देखते हो a प्लस सी जो होगा, मास के पावर से इधर a प्लस सी को इधर मास के पावर से इक्वेट करो तो 0। इधर l का पावर है a प्लस बी माइनस सी, और इधर l का पावर है, ये भी 0 है, 0, और इधर -2a, तो इसका पावर इधर रुक गया -1, 3। ये 3 क्वेश्चंस आ गए ABC में। तीसरे से देख रहे हैं कि a = आ रहा है +½ और पहले से देख रहे हैं कि c = आ रहा है +c, अगर 0 है तो ये आ जाएगा -½ और दूसरे में पुट करें तो ये देखो +½ b और माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये भी आएगा +½ = 0, तो b आ रहा है -1। a is half, c is -½ and b is what -1। तो ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो चलो हम इस क्वेश्चन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या मिलता है, f = k, f का पावर +½
एल का पावर -1, देखो एल सी माइनस बी -1 आया था, एंड म्यू का पावर कितना सी में -12, ये इतना हो गया। तो ये एफ आ रहा है k/l हो गया यहाँ पर, नहीं k/l ऐसे लिखो है। तो ये हो गया k/l, इधर आ गया, और इधर आ गया f/μ हो जाएगा, और ये हो जाएगा पावर हाफ। तो ये आ रहा है k/l, और ये आ रहा है √f/μ। तो यही फॉर्मूला डिड्यूस हो गया यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पर डिड्यूस हो गया। लेकिन एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मूला में k = हाफ आता है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए। तो एक्चुअल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/12 √f/μ। लेकिन हमारा फॉर्मूला डायमेंशनल मेथड से केवल यहीं तक आएगा, इतना भी कम नहीं है, नहीं, फॉर्मूला का नेचर मिल गया। खाली न्यूमेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल नहीं पाए। हमने कहा ना कि शुरू चुकी जब हम लोग न्यूमेरिकल कांस्टेंट का डायमेंशन लेस मानते हैं, तो फिर मेथड से भी इसका वैल्यू नहीं आएगा। इट्स ए केस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप उधर इज्जत नहीं दे रहे, उधर ये भी इज्जत नहीं दे रहा, समझ रहे। लेकिन ये इतना तक निकल गया तो नेचर ऑफ द फार्मूला पूरा कंप्लीटली निकल गया है। एंड एक्सपेरिमेंटली और अदरवाइज, या जो कि हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर में जाएंगे तो पाएंगे कि k का वैल्यू हाफ आता है। तो f का ओरिजिनल फॉर्म होता है 1/12 √f/μ। दिस इज हाउ डायमेंशनल इक्वेशंस की मदद से हम फार्मूला वगैरह को डिराइव करते हैं। लेकिन स्टिल डायमेंशनल इक्वेशंस में कुछ और भी चुनिंदे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर एरर्स इन मेजरमेंट में प्रोसीड करेंगे। ऐसा ही आपका लेक्चर शॉर्ट लेक्चर्स रहेगा, 30 आधा घंटा के आसपास का, ठीक है ना, ताकि एक एट ए टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन ना रहे, आपको पढ़ने में बोर्डम महसूस ना हो, ठीक है। आप एकदम रिलैक्स्ड वे में पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। बट रेगुलर वे में हम आपके लिए वीडियोस डालते रहेंगे। सो डोंट टेक एनी प्रेशर, स्टडी वेरी इजीली, ठीक है ना, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फॉलो, और पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और सफल हो, ठीक है। टुडेज लेक्चर इज़ ओवर एंड नेक्स्ट क्लास वी विल सी, मैंने जैसे कहा कि डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो नीट में अगर में आए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप ये एरर्स इन मेजरमेंट में भी हम लोग एंटर कर जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। द क्लास इज ओवर, थैंक यू।